नमस्कार, हम हाजिर हैं हर हाल में आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। राजस्थान में सियासी उठापटक जारी है, सर्कस जारी है, कवायद जारी है, घमासान जारी है, नौटंकी जारी है। कह कह के हमारी ज़ुबान थक गई, लेकिन राजस्थान का सिलसिला वहीं का वहीं है। गवर्नर कलराज मिश्र ने 31 जुलाई से चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के विधानसभा सेशन बुलाने का प्रस्ताव एक बार फिर से वापस कर दिया है। जानकारी के मुताबिक गवर्नर ने अशोक गहलोत से 3 सवालों के जवाब मांगे हैं। पहला, अगर विधानसभा बुलाई जाती है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए। दूसरा, अगर किसी भी हालत में विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा की कार्रवाई शुरू की जाती है तो पूरी जो कार्रवाई है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो। तीसरा, वोटिंग केवल हाँ या ना के बटन के जरिए ही की जाए। माना जा रहा है कि सरकार से जवाब मिलने के बाद राज्यपाल वारंट जारी कर सकते हैं। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही कि राज्यपाल जो है गवर्नर जानबूझकर सेशन बुलाने में देरी कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव है। इससे पहले भी अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राज्यपाल के पास सेशन बुलाने का प्रस्ताव लेकर गए थे। तब गवर्नर कलराज मिश्र ने प्रस्ताव ये कहकर लौटा दिया था कि अशोक गहलोत के प्रस्ताव में कोई साफ बात नहीं लिखी है। इसी बीच चीफ मिनिस्टर गहलोत ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल के रवैये के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की है। मेरे साथ है संजय बोहरा, रेजिडेंट एडिटर, स्वराज एक्सप्रेस राजस्थान। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि गवर्नर कलराज मिश्र ने विधानसभा का जो सेशन बुलाने का जो प्रस्ताव था एक बार फिर लौटा दिया है। क्या आपको इसका कोई ठोस आधार नज़र आता है? ठोस आधार किस आधार पे वापस किया है? विनोद जी, जो पिछली बार इन्होंने लौटाया था प्रस्ताव, तो 6 क्वेश्चंस इन्होंने रेज किए थे। उसमें से बाकी 5 का कोई मतलब नहीं था, कोई अर्थ नहीं था। लेकिन हाँ, उनका पहला जो सवाल था वो वैलिड था, और अगर वाकई में ऐसा था तो उनका वो लौटाना उचित था। वो ये कि जब आप शॉर्ट टर्म पे कोई सेशन बुलाते हैं तो आपको डेट का हवाला ज़रूर देना होता है, और दूसरा, आपका जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट से अनुमोदित होना चाहिए। तो उनका कहना था कि पहले सवाल में कि ये दोनों चीज़ें आपके प्रस्ताव में नहीं है, तो वहाँ तक तो समझ में आता था। लेकिन अब जो इन्होंने ये प्रस्ताव वापस लौटाया है, और ये जो जिस तरह की इन्होंने क्लैरिफिकेशंस मांगी हैं, संविधान में तो इसका कोई उल्लेख नहीं है। उसमें सिर्फ इतना सा कहा गया है कि गवर्नर को कैबिनेट की रिकमेंडेशंस पे असेंबली का सेशन बुलाना होगा। जो असेंबली का जो बिजनेस होता है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है। वो जो पहला दिन होता है उस दिन वो तमाम औपचारिकताओं के बाद जब वो मिलती है उसमें डिसाइड होता है, और वो गोपनीय होता है उसका एजेंडा। वो एजेंडा पहले बाहर नहीं आ सकता। 1-2 मरतबा जब बाहर आया तो उसके ऊपर काफ़ी हंगामा भी बचा था। तो इसलिए गवर्नर का ये कहना कि आप हमें ये बताइए कि आप किस लिए बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, ये सब तर्कहीन है, मतलब इनका कोई अर्थ नहीं है। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी की जो पिटीशन थी उस पर सुनवाई हुई। स्पीकर सीपी जोशी ने अपनी पिटीशन वापस लेने की मंजूरी मांगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही स्पीकर की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो अपनी पिटीशन वापस लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके तहत उनकी जो पिटीशन है वो बेअसर हो गई है। और सिब्बल ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने 32 पेज का जो आदेश जारी किया है, हम उस पर कानूनी तौर पर उसके जो कानूनी पहलू हैं उस पर विचार करने के लिए वक्त चाहते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में मंगलवार को सचिन पायलट और उनके साथी जो है बागी विधायक, उनकी पिटीशन पर जो उसकी पिटीशन के जो कानूनी पहलू हैं उस पर तफसील से सुनवाई होनी है। वहीं हाई कोर्ट ने बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले को लेकर बीजेपी के जो एमएलए हैं मदन दिलावर, उनकी ओर से दाखिल एक पिटीशन खारिज कर दी है। और स्पीकर से बीएसपी एमएलएस के कांग्रेस में विलय को लेकर जवाब मांगा था स्पीकर ने। जवाब मिलने के बाद ये पिटीशन खारिज कर दी गई। इससे पहले बीएसपी ने विधायकों को व्हिप जारी करते हुए निर्देश दिया था कि विधानसभा में किसी भी तरह के अविश्वास प्रस्ताव पर
या कार्रवाई पर कांग्रेस के खिलाफ वोट करे। और 2018 में बीएसपी के, मायावती की पार्टी जो है, उसके सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट हुई है। एक सीनियर एडवोकेट हैं शांतनु पारीक, उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में एक PIL दायर करके राज्यपाल जो है गवर्नर कलराज मिश्र को हटाने की मांग की है। उन्होंने नबाम रेबिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि गवर्नर ने कैबिनेट नोट के बाद भी जो विधानसभा है उसका सेशन ना बुलाकर संविधान के जो सिद्धांत है उनका उल्लंघन किया है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है संजय, स्पीकर CP जोशी ने सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन वापस ले ली, अब हाई कोर्ट में आगे बहस होनी है। आपको क्या लगता है कि कोर्ट के जरिए कोई रास्ता निकलेगा या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, संविधान के हक हैं, ये लड़ाई फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? विनोद जी, मेरा तो हमेशा से मानना रहा है कि जो राजनीतिक लड़ाई है वो हमेशा राजनीतिक रूप से ही लड़ी जा सकती है। जब स्पीकर के सामने ये कांग्रेस पिटीशन लेके गई थी कि आप इनको अयोग्य घोषित कर दीजिए, उसी वक्त मैंने कहा था कि मामला अब कानूनी दांवपेच में उलझ जाएगा और ये कांग्रेस को इसमें राहत मिलने के बजाय इसमें ज़्यादा मुसीबत होती जाएगी। और वो हमने देखा भी है कि पहले हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, एक के बाद एक जो जजमेंट आए वो उसके खिलाफ थे। ये आज के जो दो जजमेंट हैं वो उसके लिए राहत भरे हैं। साथ ही गवर्नर ने जो अपना स्टैंड सॉफ्टन किया है, उन्होंने मान लिया है कि वो कैबिनेट की अनुशंसा मानने के लिए बाध्य हैं, तो उससे आज गहलोत सरकार को ज़रूर राहत मिली है। लेकिन वास्तव में जब ये मामला आएगा, मान लीजिए ये फ्लो टेस्ट होता है और उसमें इन विधायकों को अयोग्य करने का मामला आएगा, तब ये वापस मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। क्योंकि हमने ये देखा है कि पिछले 20-30 सालों में जो जुडिशरी है वो पहले कुछ मामलों में तो ठीक है, हमको लगता था कि ये उसका एक्टिविज्म है वो बहुत सही है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो विधायिका के कार्य में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने लगी है। इसको मैं इन्फ्रिंजमेंट कहूँगा, इसको मैं जुडिशियल ओवररीच कहूँगा। लेकिन अब जो भी है, जैसा भी है, ये अब बन चुकी है एक परिपाटी और हर तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल देने लगा है, कोर्ट दखल देने लगी है। तो अंततः मुझे लगता है कि मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहीं से कोई ना कोई इसका डायरेक्टिव आएगा। ये 3 हफ्ते का वक्त इसके बारे में सुनने में आ रहा है, इसकी क्या हकीकत है कि क्या स्पीकर ने 3 हफ्ते का वक्त दिया है? नहीं, दरअसल क्या है कि राजस्थान विधानसभा के जो नियम है वो ये कहते हैं कि जब आपको बैठक बुलानी हो तो उसके लिए 21 दिन का नोटिस आपको देना जरूरी है। लेकिन आपात परिस्थितियों में आप सेशन जल्दी भी बुला सकते हैं और ऐसा कई बार हुआ है। इन्हीं गवर्नर महोदय ने जनवरी 2019 में महज 2 दिन के नोटिस पर विधानसभा आहूत की है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला हो रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी 2-2, 3-3 दिन के अनुरोध पर इन्होंने विधानसभा आहूत की है गवर्नर से, जो भी पहले के थे। तो इसलिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है। जब भी जरूरत हो आप बुला सकते हैं। हाँ, सामान्य शब्दावली में 21 दिन का जरूरी होता है। तो अब गवर्नर का ये कहना है कि चूंकि आप जल्दी बुलाना चाहते हैं, तो पहले जो वो चीज नकार रहे थे कि आपको विश्वास मत की जरूरत क्यों है, अब इन्हीं गवर्नर का कहना है कि विश्वास मत लेने के लिए आप चाहे तो इस सत्र को जल्दी बुला सकते हैं। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। एक तरफ राजस्थान का जो सियासी संकट है उसकी लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है, वहीं लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। होटल फेयरमाउंट में भी एक सभा का आयोजन किया गया। होटल में कांग्रेस के MLAs अभी तक ठहरे हुए हैं। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर गहलोत के अलावा प्रदेश के जो प्रेसिडेंट हैं राजस्थान कांग्रेस के, गोविंद सिंह डोटासरा, उसके अलावा ऑब्जर्वर रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन भी मौजूद रहे। लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ के तहत दिल्ली में भी प्रदर्शन किया गया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी को पुलिस ने हिरासत में लिया। लखनऊ में राजभवन के बाहर भी कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदेश के जो अध्यक्ष है अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस नेता PL पुनिया समेत कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर राजस्थान गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। अहमदाबाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने देश भर में राज्यों के राजभवनों के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया था। मेरा ये आपसे सवाल है कि अगर गवर्नर और केंद्र सरकार तुले ही हुए हैं
कि सेशन नहीं होने देना या सरकार गिरानी है या राष्ट्रपति शासन लगना है, तो इन धरना प्रदर्शनों का कितना मतलब रह जाता है? आपने कुछ देर पहले कहा था कि ऐसे मामलों का राजनीतिक हल ही होना चाहिए, लेकिन जब धरना प्रदर्शनों की परवाह ही ना की जाए तो फिर क्या रास्ते हैं? विनोद जी, इस मामले में मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसका 100 साल से पुराना इतिहास है और उसका राजनीतिक संघर्ष उसने किया है, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में उसका योगदान रहा है। लेकिन आज के समय में ऐसा लगता है कि कांग्रेस एकदम दिशाहीन हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, अगर आपको याद हो, तो 2-3 दिन पहले जिस चेतावनी भरे अंदाज में गवर्नर को कहा था कि अगर आपने विधानसभा सत्र नहीं बुलाया, चुनी हुई सरकार की बात नहीं मानी और उसको इस तरीके से अपदस्थ करने का प्रयास किया, तो हो सकता है कि जनता सड़कों पे आ जाए, राजभवन घेर ले। और आज आप अंदाज देखिए कि 5 स्टार होटल में बैठ के प्रार्थना सभा की जा रही है। ये कुछ वैसा ही अंदाज नहीं है जो कांग्रेस में नरम दल हुआ करता था, वो सोचता था कि पिटीशन दे करके हम ब्रिटिशर्स को मना लेंगे कि वो हमें राज सौंप दे। आज के समय में और जिस तरह का हम देख रहे हैं, जिस तरीके का शासन तंत्र है, जो राजनीति हो गई है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आप होटल में बैठ के और अपनी बात मनवा सकते हैं। आपको सड़क पे आना होगा, संघर्ष करना होगा, लोगों को बताना होगा, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। इसे आप सही समझें या गलत समझें, लेकिन हमारी राजनीति का यही चरित्र और यही चेहरा बन चुका है। तो इनके पास और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर कल प्रधानमंत्री कहे कि मैं संसद का सत्र बुलाना चाहूँ, राष्ट्रपति मना कर दें, तो एक बार के लिए आप राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के खिलाफ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप क्या करेंगे? आप जाके यही राष्ट्रपति को बोल सकते हैं कि राज्यपाल ने ऐसा किया, ये किया, लेकिन उससे ज़्यादा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो एक राजनीतिक दबाव बनाने के लिए आपको प्रदर्शन और विरोध का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। ये भाषा और ये जो क्रिया है, क्या आपको अपनानी पड़ेगी। मेरा बहुत संक्षेप में जवाब चाहता हूँ। मेरा सवाल ही यही था कि जब सरकारें संवेदनहीन हो जाएं धरनों को लेकर, प्रदर्शनों को लेकर, उनकी इज्जत ही ना करें, उनको नोटिस ही ना करें, जैसे जगह जगह हुए हैं धरने प्रदर्शन, लेकिन अगर सरकार ने मान लिया है कि ये भी ख़त्म हो जाएगा, दिस टू शैल पास, तो इसकी परवाह ही ना करो, लोकतांत्रिक जो तरीके होते हैं विरोध जाहिर करने के, उसकी परवाह मत करो, ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, उसमें उसकी परिणति हमने हिंसा में होते हुए देखी है। रिजर्वेशन का आंदोलन हुआ था 2007-8 में गुर्जर्स का। वो आराम से अपनी बात मांग रहे थे, क्योंकि उनसे वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन जो मुख्यमंत्री की कैंडिडेट थी वसुंधरा राजे द्वारा, तो उनका आंदोलन हिंसक हो गया। 1967 में जब गवर्नर ने 95 सदस्यों वाले विपक्षी दल को नहीं बुलाया और कांग्रेस को आमादा रहे सरकार बनाने के लिए, तब यहाँ पे हिंसक प्रदर्शन हुए और उसमें गोलियां चली और उसमें 9 लोगों की जान गई। तो दुखद है, लेकिन हो सकता है कि इसकी परिणति फिर वही हो और तब दबाव बने और तब राज्यपाल फिर से आखिर में जो संविधान के सम्मत काम है वो करे। लेकिन अब इसके ज्यादा कोई है, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया संजय बोरा आपका, अपना समय हमें देने के लिए। हम यही चाहेंगे कि सरकारें संवेदनशील हो, कि जो लोकतांत्रिक तरीके होते हैं विरोध प्रकट करने के, उनकी इज्जत करें, उनको माने, इससे पहले कि हालात बिगड़ जाए। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है, उससे कोई ख़ास हैरानी नहीं हुई उस रिपोर्ट को पढ़ के और देख के
ये पहले से ही इसको एंटिसिपेट किया जा रहा था, ऐसी ही आशंका जताई जा रही थी, अंदेशा था, ये उम्मीद नहीं थी, अंदेशा था। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बैंकों की हालत और ख़राब हुई है। रिपोर्ट में स्ट्रेस टेस्ट के आधार पर कहा गया है कि अप्रैल में शुरू हुई एक मोरेटोरियम जो स्कीम थी उससे बैंकों पर दबाव बढ़ेगा। इससे बैंकिंग सिस्टम की आधी लोन बुक, जो कर्ज़ों का लेखा जोखा है, वो तनाव में है। रिपोर्ट पूंजी जुटाने के मामले में बैंकों की निराशाजनक तस्वीर पेश करते हुए जोर देती है कि बैंकों के लिए पूंजी जुटाना कितना अहम है इस वक्त। सरकार को उम्मीद थी कि बैंकों के मर्जर से एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट बनेगी और कमज़ोर बैंकों को इससे फ़ायदा हुआ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इससे 3 बैंक सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। हालात ज़्यादा ख़राब हुए तो 5 बैंकों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित सरकारी क्षेत्र के बैंक होंगे। मेरे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, आप जेएनयू में प्रोफेसर हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने का। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम एक स्टूडेंट की तरह और दर्शक भी एक स्टूडेंट की तरह, छात्र की तरह आपसे जानना चाहेंगे कि ताज़ा रिपोर्ट क्या कहती है। इस रिपोर्ट को हमें समझा दीजिए संक्षेप में। देखिए, जो आपने बताया मैं उसी पे शुरू करूँगा कि हमारे जो बैंक हैं उनके हालात तो पहले से ही ख़राब थे। जब ये पैंडेमिक आया जनवरी में और लॉकडाउन आया मार्च में, तो उससे हालात और बिगड़ गए, क्योंकि लॉकडाउन में होता क्या है कि बिज़नेस एकदम ठप हो जाता है। वर्कर अपना फैक्ट्री नहीं जा सकता, दफ्तर नहीं जा सकता, लोग काम नहीं कर सकते। तो जो भी बिज़नेस होता है उसका एक लोन होता है अपना बिज़नेस शुरू करने का, और बिज़नेस चलाने के लिए एक वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है कि जिससे कि वो सैलरी पे कर सके, जिससे वो कच्चा माल खरीद सके और जो बन गया है माल उसका स्टॉक रख सके। तो होता क्या है कि ये जो आपने वर्किंग कैपिटल लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को। तो जब आपका माल बिक नहीं रहा है तो वर्किंग कैपिटल आपका जब पड़ा हुआ है और आपके पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है, और रेवेन्यू जब नहीं आएगा तो आप इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगे। तो बैंकों को जो वापस करना होता है, इंटरेस्ट देना होता है, लोन देना होता है, वो बिजनेस के लिए मुश्किल हो जाता है। अब 2 तरह की कंपनी होती है, एक तो वेल रन कंपनी जिनको कहा जाता है, जिनके पास रिजर्व काफ़ी होता है। तो वो जो रिजर्व होता है उसके आधार पे वो तनख्वाह भी दे सकते हैं, कच्चा माल भी खरीद सकते हैं और बैंक को इंटरेस्ट भी पे कर सकते हैं। पर बहुत सारी कंपनियां जो पहले से ही स्ट्रेस थी, जिनके पास रिजर्व नहीं था, तो वो जो हैं वो इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगी, लोन नहीं रीपे कर पाएंगी। तो इसीलिए जो बैंक हैं उनके पास पैसा वापस नहीं आएगा, और इसीलिए ये मॉरेटोरियम पहले 3 महीने का दिया गया और फिर 3 महीने से और बढ़ा दिया गया। लेकिन अब मॉरेटोरियम देने का मतलब ये तो नहीं है कि वो इंटरेस्ट माफ़ हो गया या वो लोन माफ़ हो गया। वो तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करता रहेगा, तो आपका जो इंटरेस्ट बर्डन है वो बढ़ जाएगा। तो जो डे ऑफ रेकनिंग है वो पोस्टपोन हो गया। अगर 6 महीने बाद भी अगर आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है या बिजनेस मंदा रहता है, तो भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं होंगे कि आप जो इंटरेस्ट वापस पे कर पाएंगे, लोन वापस पे कर पाएंगे। तो इसीलिए ये आरबीआई को डर है कि इस समय जो स्थिति है उसमें बैंकों के पास जो पैसा वापस आना चाहिए वो वापस शायद नहीं आएगा, और क्योंकि नहीं आएगा तो उनके जो एनपीए है वो और बढ़ जाएंगे, और जब एनपीए बढ़ जाएंगे तो उनकी परिस्थिति और ख़राब जाएगी, और जिन्होंने डिपॉजिटर्स ने पैसा डिपॉजिट किया है उनके ऊपर भी जो परेशानी आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे जो कंपनियां होती हैं उनको बोलते हैं हाईली लीवरेज कंपनियां। हाईली लीवरेज कंपनी का मतलब है कि आपका जो लोन है आपके इक्विटी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपका इंटरेस्ट बर्डन ज़्यादा है। तो जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है उसमें खासकर हाईली लीवरेज कंपनियां ज़्यादा होती हैं, तो फाइनेंशियल सेक्टर में डूबने का चांस और ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे कि आपने लहमा ब्रदर के टाइम पे देखा कि इंटरलिंक्ड होती हैं कंपनियां। मैंने आपसे लोन लिया, आपने तीसरे आदमी से, उसने चौथे से लिया, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा तो आप तीसरे आदमी को नहीं दे पाएंगे और चौथे को नहीं दे पाएंगे, तो एक कड़ी लग जाती है जिसको कहा जाता है कि एक के बाद एक फेलियर शुरू हो जाता है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी इस समय मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गई है। जी सर, जी सर, मैं आगे बढ़ता हूँ। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरलाचार्य ने अपनी एक किताब छापी है। उनकी किताब का नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। इसमें मोदी सरकार के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ जो रुख है उसको तफसील से समझाया भी है। विरलाचार्य ने किताब में लिखा है कि उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक को सरकार के बजट घाटे का मोनेटाइजिंग करने की चेतावनी देते हुए कहा था कि इससे महंगाई और बाहरी क्षेत्र की जो स्थिरता है उस पर जोखिम बढ़ेगा। उन्होंने लिखा कि ऐसा करने का मतलब होगा कि 1970 और 1980 के दशक की गलतियों को दोहराना।
विरलाचार्य ने अपने अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि आरबीआई के सरकारी कर्ज के मोनेटाइजिंग की वजह से जो कंज्यूमर हैं उनकी कीमतों में, उनकी लागत में बढ़ोतरी हुई है और बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट पैदा हो गया है। आरबीआई महंगाई को 2 से 6% बैंड के भीतर रखता है। अपनी किताब में विरलाचार्य ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के समय से पहले इस्तीफे का भी जिक्र किया है। आचार्य का कहना है कि रिजर्व बैंक की जो ऑटोनॉमी है, स्वायत्तता, उस पर खुद मुख्तारी जिसे हम बोलते हैं, उस पर अंकुश लगाने की केंद्र सरकार की कोशिश की वजह से उर्जित पटेल ने अपना टेन्योर पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। आचार्य का कहना है कि केंद्र सरकार चाहती थी कि रिजर्व बैंक कर्जा ना चुकाने वालों की तरफ नरम रुख अख्तियार करे। इतना ही नहीं, कर्ज देने के नियमों में भी ढील दी जाए। किताब की प्रस्तावना में विरलाचार्य ने सरकार की तरफ से ज़्यादा मॉनेटरी और क्रेडिट स्टिमुलस के लेकर भी सवाल उठाए हैं। उधर आरबीआई के गवर्नर है उर्जित पटेल ने भी अपनी नई किताब ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर में आरबीआई की जो ताकतें हैं उनको कम करने के लिए मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, आरबीआई के गवर्नर है उर्जित पटेल और डिप्टी गवर्नर है विरलाचार्य, दोनों ने ही रिजर्व बैंक की जो खुद मुख्तारी है, ऑटोनॉमी, उसको ख़त्म करने के आरोप मोदी सरकार पर लगाए हैं। मोदी सरकार पर पहले भी सरकारी संस्थाओं की जो ऑटोनॉमी है उसको कमज़ोर करने के आरोप लगते रहे हैं। आरबीआई को लेकर सरकार का जो अभी तक का रुख है उसके नुकसान आप क्या देखते हैं और फ़ायदे अगर है तो वो भी बता दीजिए संक्षेप में। देखिए, ये जो आरबीआई होता है वो सेंट्रल बैंक है। वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, इंटरेस्ट रेट पे असर डालता है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रेट क्या होगा उस पर असर डालता है। लेकिन जो आरबीआई होता है या सेंट्रल बैंक होता है उसकी ऑटोनॉमी एक रिलेटिव ऑटोनॉमी होती है, क्योंकि जो वो करता है उसका असर अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। तो हमारी जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी है उसमें जब तक तालमेल नहीं होगा तो पॉलिसी सही नहीं हो सकती है। तो इसलिए आरबीआई की ऑटोनॉमी एक रिलेटिव ऑटोनॉमी होती है, कंप्लीट ऑटोनॉमी कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को साथ साथ चलना होता है, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे जो वो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो दबाव होता है बैंकिंग सिस्टम पे, पॉलिटिकल दबाव होता है कि आप इसको लोन दे दीजिए, उसको लोन दे दीजिए, और चाहे वो जो मतलब वाजिब हो या ना हो पर लोन दे दीजिए। तो जो एक ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए लोन देने के पहले, वो कई बार नहीं होता है, पॉलिटिकल प्रेशर में होता है। उसकी वजह यह है कि जो बैंक के चेयरमैन वगैरह होते हैं वो जो पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं उनको दबाव में जो बनाया जाता है। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर हैं वो भी एक तरह से पॉलिटिकल अपॉइंटी ही होते हैं, क्योंकि वो भी पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव है वही जो उनको जो बनाती है। तो मेरा मानना है कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो एक मॉनेटरिस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत है। मॉनेटरिस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क कहता है कि फिस्कल पॉलिसी बिल्कुल कामयाब नहीं होगी और मनी सप्लाई को किस तरह से ध्यान में देके चलना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि वो मॉनेटरिस्ट पॉलिसी सही नहीं है, क्योंकि मॉनेटरिस्ट पॉलिसी तब लागू होती है जब आपका फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, और फुल एम्प्लॉयमेंट तो अभी है ही नहीं कहीं, तो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन एक अलग तरह का होता है, जो एडवांस कंट्री में वो अलग तरह का होता है। हमारे यहाँ कृषि प्रधान है, कृषि में अगर आपका जो सूखा पड़ गया तो दाम बढ़ ही जाएंगे, उसके मॉनेटरी पॉलिसी से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो इसलिए फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी साथ होनी चाहिए, ऑटोनॉमी रिलेटिव होनी चाहिए, और यही चीज़ है जो गड़बड़ा गई थी पिछले सालों में। जी सर, मैं आगे बढ़ता हूँ। सरकार अब भी सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी बढ़ रही है। सरकार का जोर अब बैंकों के मर्जर पर नहीं बल्कि उनकी प्राइवेटाइजेशन पर रहेगा। सरकार अगले फेज़ में 6 सरकारी बैंकों में बड़ी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इस तरह से जो पब्लिक सेक्टर के सिर्फ 5 ही बैंक बचेंगे। सरकार और बैंकिंग के जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक बड़े सुधार के तहत पीएसयू बैंकों की जो तादाद है आधी से कम किए जाने का इरादा है। अभी देश में 12 सरकारी बैंक है जिन्हें केवल 5 तक सीमित रखने की मंशा है। जो हमारे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेचने के लिए नए प्राइवेटाइजेशन प्रस्ताव पर काम चल रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, ये आगे बढ़ाई जाएगी। और कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पर काफ़ी दबाव है, सरकार के पास फंड्स की कमी हो गई है। ऐसे में नॉन कोर कंपनियों और इलाकों का, क्षेत्रों का निजीकरण करके बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है, ऐसा सरकार का मानना है। कई सरकारी समितियों और रिजर्व बैंक ने भी सिफारिश की थी कि 5 से ज़्यादा सार्वजनिक बैंक नहीं होने चाहिए। एक अधिकारी के मुताबिक पहले फेज़ में बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा।
पिछले साल ही 10 सरकारी बैंकों का मर्जर कर 4 बड़े बैंक बनाए गए थे और जिन बैंकों का मर्जर नहीं हुआ है, विलय नहीं हुआ है, सरकार अब उनके प्राइवेटाइजेशन की तैयारी में है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, आने वाले वक्त में उसकी शक्ल आपको क्या दिखती है? कितना कमज़ोर है? कब तक खड़ा रह सकता है? मजबूत है या नहीं है? लोगों का विश्वास अगर बना रहे बैंकिंग सेक्टर पर, उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसकी सेहत कैसी है इस वक्त? तो जैसे मैंने कहा था कि इस समय बहुत सारे बिजनेस फेल करेंगे क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल उनका नहीं है, या वो इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे हैं, या लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि 30% बिजनेस फेल कर सकते हैं, और उसी तरह कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कहा कि 30% रिटेल ट्रेडर्स फेल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो एनपीए है वो बहुत ही बढ़ जाएगा, और जब एनपीए बढ़ेगा तो कई बैंक फेल कर सकते हैं। और इसीलिए मेरा मानना है कि इस समय प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं होनी चाहिए। इस समय होना चाहिए कि कैसे हम अपने बैंकिंग सिस्टम को बचा के रखें, और उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स का बहुत बड़ा रोल है, और उसमें 5 या 10 या 15 की गिनती नहीं होनी चाहिए। उनको वायबल कैसे बनाएं, कैसे उनको सपोर्ट किया जाए जिससे कि वो कंटिन्यू कर पाएं, और जो वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस को चाहिए वो देते चले जाएं। तो इसलिए इस समय प्राइवेटाइजेशन का सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे जब बहुत बड़ा फेरबदल होगा और जो सारी जो समस्या है वो और बढ़ जाएगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोफेसर अरुण कुमार, हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये नज़ारा सबको याद होगा, टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर करोड़ों की तादाद में, लाख तो अब नहीं कहना चाहिए, लाखों से ज़्यादा, करोड़ भी पार करे, प्रवासी मजदूर जो घरों को पैदल निकल गए थे। कोई सरकार मदद को नहीं आई थी, स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आई थी, लोग आगे आए थे, कोई गाड़ियाँ नहीं चली थी उनके लिए। ये सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच में सुनवाई हुई। पिछली बार एक रिपोर्ट मांगी थी सरकार से और सुनवाई रोक दी थी, स्थगित कर दी थी। तो आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि श्रमिक ट्रेन के लिए कोई मांग नहीं है, मांग नहीं की है। ये आज की बात है। वैसे राज्य में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक है और ट्रेनें भी चल रही हैं। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि शहरों में नौकरी के लिए मजदूर लौट रहे हैं, आर्थिक गतिविधियां खुल रही हैं, हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोविड-19 के दौरान सरकार की योजनाओं के तहत जो पैसा मुहैया कराया जा रहा है, उसका पूरा पैसा लोगों के पास जा रहा है। पहले केवल रुपए में 15 पैसे जाता था। और अभिषेक मनु सिंघवी जो थे ऑफिसर कोर्ट के रूप में, उन्होंने कहा कि मेहता मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि 1.5 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स रजिस्टर्ड नहीं हुए थे बेनिफिट स्कीम में। मेहता ने बेंच को बताया कि 3 प्लान थे, नेशनल प्लान, बायोलॉजिकल डिजास्टर प्लान और तीसरा कोविड-19 मैनेजमेंट प्लान। इन तीनों पर काम किया जा चुका है। सिंघवी ने ये कहा कि पहला इशू फूड सिक्योरिटी का है। अगर सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि सॉल्व हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई एक्चुअल डेटा नहीं दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की भी किसी तरह से जानकारी उपलब्ध नहीं है। और तब मेहता ने कोर्ट से कहा कि कोई स्थिर प्लान नहीं हो सकता, केंद्र इसमें एक्सपर्ट की मदद से बदलाव करती रहती है, हमारे पास सब कुछ है। यदि आप देखना चाहें तो आप इसे देख सकते हैं। हमारा इतना कहना है, एक पुराना शेर है कि जब चल रहा था ये सब कुछ, माइग्रेंट वापस जा रहे थे, तब सरकारें कहाँ थी, चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे वो केंद्र सरकारें हों। अब जब वो घरों में पहुँच चुके हैं, अब ये कहना कि ट्रेनों की मांग नहीं है, सब ठीक है। एक शेर का छोटा सा हिस्सा याद आ गया, मरने वाला मर गया, मरने वाला मर गया, उनका पैगाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका सलाम आया तो क्या, कारवां जब लुट गया फिर पासबां आया तो क्या। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।